नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है राजतली क्लासेज। तो हम पिछली क्लास के अंदर भारत के भूगोल की बात कर रहे थे, शुरू किया था हमने। तो थोड़ी सी पहले बात कर लेते। कल अपन ने परिक्रमण के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? परिक्रमण के बारे में। तो परिक्रमण क्या होता है? पृथ्वी अपनी कक्षा के पश्चिम से पूर्व की ओर, पृथ्वी क्या है? पप्पू है, बताया था ना। अपनी कक्षा के चारों तरफ घूमकर सूर्य का एक चक्कर लगाती है, उसको पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण काल कितना है पृथ्वी का? बताया था 365 दिन 1/4 या 6 घंटे। ठीक है। बाद में हमने बात की थी आपके ग्रीष्म अयनांत, शीत अयनांत और विषुव, आपके बसंत और शरद विषुव। तो अपन ने इधर कितनी बार कैसे ट्रिक बताई थी आपको? 21, 22, 23। यहाँ कौन सी ट्रिक बताई थी, याद है क्या? यहाँ बताई थी जुम्मा, तो जू से जून, माह से मार्च। यहाँ बताई थी शादी, शाह से सितंबर, दी से दिसंबर। ये बीच में सूरज है आपके। यहाँ कौन सी है? कर्क रेखा है, यहाँ मकर रेखा है, और ये दोनों विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो उत्तरी गोलार्ध का, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में होती है 23.5 उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? 21 जून। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, तो दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात हो जाएगी। 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, तो उत्तरी गोलार्ध की 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात हो जाएगी। और ये विषुवत रेखा है, सूर्य एकदम पृथ्वी के बीचों बीच ये विषुवत रेखा एकदम बीच में ही होती है, एकदम ये विषुवत रेखा। तो ये एकदम इस लाइन के ऊपर सूर्य होता है, तो दोनों तरफ एकदम बराबर रोशनी मिलती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे विश्व के अंदर समान घंटों के दिन और समान घंटों की रात होती है। ठीक है। तो अपन ने ये बात की थी। और हमने कल शुरू कर दिया था ये सामान्य परिचय। अभी आप देखो, आपको पूछ ले, क्वेश्चन आते हैं। आप पूछ रहे थे, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि अक्षांश और देशांतर के प्रश्न कैसे आएंगे। तो पहला प्रश्न तो आपको पूछ ले, अक्षांश रेखा कितनी होती है? अक्षांश रेखा कितनी होती है? मैंने आपको बताई थी, अक्षांश रेखा होगी आपकी 180। 3-4 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। लैंग्वेज का अंतर होता है और आंसर सबके अलग अलग होते हैं। आपको पूछ ले अक्षांश रेखा कितनी होती है, तो आपके 180 होगी। देख लो इधर, ये इसको मैं रेड पेन से बनाता हूं। ये तो विषुवत रेखा हो गई। ठीक है। बाद में ये आपके अक्षांश रेखा, ये कितनी? ये 90 ऊपर, 90 नीचे, तो 90 और 90 180। लेकिन आपको पूछ ले कि कुल अक्षांश रेखा कितनी होती है, पूछ ले कुल कह दे या मानक। तो अपन है ना कुल गिनते हैं। तो इस विषुवत रेखा, ये भी एक अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा की परिभाषा क्या लिखाई थी? पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। आपको पूछ ले विषुवत रेखा कौन सी है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो इसको भी गिन दो, 90 नीचे, 180, एक इसको प्लस कर दो, 180 + 1 181 आंसर होगा इसका। ठीक है। भाषा का ही अंतर है, सिर्फ देख लो, इसमें भी अक्षांश रेखा पूछ रहा है, लेकिन इधर पूछ लेगा कुल अक्षांश रेखा कितनी है या मानक अक्षांश रेखा कितनी है, तो 181। इस बात का ध्यान रख लेना आप। और एक क्वेश्चन और आता है कि अक्षांश वृत्त कितने होते हैं? अक्षांश वृत्त पूछ ले कितने होते हैं, तो बताओ। मैंने आपको बताया था ना, ये आपके ऊपर जाती है ना, यहाँ तो पूरा अक्षांश रेखाएं संपूर्ण वृत्त बनाती है, लेकिन ध्रुव की तरफ जाते जाते इसका जो वृत्त का आकार कम होता जाता है। इसके बारे में हमने बात की थी। जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, तो मान लो आप एक बॉल, जब इस बारे में पढ़ो ना, तो एक बॉल हाथ में रखो, तो बॉल के एकदम बीच से लाइन बनाएंगे तो वो बड़ी होगी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आएंगे तो बॉल ऐसे गोल पतली होती जाएगी। तो बाद में अपना वो जो सर्कल है
वो धीरे धीरे वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जब एकदम ऊपर आ जाएंगे ना अपन, तो अपने को गोले बनाने की जगह ही नहीं मिलेगी। ये देखो यहाँ से जाएगा, पीछे भी घूम के, लेकिन जैसे जैसे ऊपर होगा ये देखो लाइन कम हो रही ना, ये ऐसे ऊपर जाएगी ऊपर। और यहाँ पर जब एकदम 90 नंबर वाली होगी ना, 90 नंबर अक्षांश रेखा, वो गोला बनाएगी नहीं, वो सिर्फ एक पॉइंट के रूप में होगी, वो वृत्त बनाएगी नहीं, वो क्या एक पॉइंट के रूप में, ठीक यही पॉइंट के रूप में। इधर जाएंगे तो लास्ट वाली 90 दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या हो जाएगी, एकदम एक पॉइंट के रूप में हो जाएगी, लेकिन वो वृत्त नहीं बनाएगी। तो आप क्या है, इन दो को काट लो, ये दो लाइनें अपन गिनेंगे नहीं, तो 181 है, इस 181 में से 2 काटोगे 181 माइनस 2 तो 179। तो ठीक है, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन आप इस प्रकार से ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नोट लगा के साइड में कहीं पे लिख लो, ठीक है। अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, तो 180। कुल पूछ ले, मानक पूछ ले तो 181। अक्षांश वृत्त, वृत्त है ये, ठीक है ना, वृत्त मतलब सर्कल, गोला, कितने गोले बनाएगी, तो ये तो ध्रुव पर तो एकदम पॉइंट हो जाएगा, पूरा चक्कर बनेगा ही नहीं, सिर्फ एक पॉइंट के रूप में होगी। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, तो 179, ठीक है। तो अक्षांश वृत्त पूछे तो कितना है, 179। देशांतर पूछ ले तो ये सेम ही बात देशांतर में पूछ ले, देशांतर रेखा कितनी होती है, तो देशांतर रेखा कितनी होगी, 360, ठीक है। लेकिन कुल पूछ ले या मानक पूछ ले, कुल पूछ ले या मानक पूछ ले, तो आपके 361 हो जाएगी। तो इसको भी समझ लो। तो देशांतर रेखा कौन सी होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा होती है। तो ये आप देशांतर तो होता क्या है, देखिए इधर हो जाएगी आपकी 180 और उधर भी 180, 180 और 180 कितनी हो जाएगी, 360। लेकिन ये जो आपके ग्रीनविच मीन टाइम वाली है ना, ये 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम, विश्व का मानक समय, ठीक है। तो ये क्या है, ये आगे भी वही होगी और पीछे भी, मतलब इसको 180 वाली, ये 0 वाली और पीछे 180 वाली, ये एक ही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। तो इसको और गिनेंगे तो 361 हो जाएंगे। तो आप बस ये ध्यान रखिए, ये समझाने के लिए था, आप इतना ध्यान रखिए कि आपको पूछ ले देशांतर रेखा कितनी है, तो 360, कुल पूछ ले तो इस बीच वाले को और जोड़ लेंगे, 361 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात अपने को अक्षांश और देशांतर, बाकी आपको पता ही है, अक्षांश से दूरी ज्ञात की जाती है, देशांतर से समय ज्ञात किया जाता है, वो बात हमने कर ली है। तो भारत के बारे में कल अपन ने थोड़ा आपको मेन बता दिया था, शुरुआत में क्या है, तो आप लिख लीजिए, भारत का उत्तरी पॉइंट पूछ लिया आपको, भारत का भूगोल लिख लीजिए। तो भारत का उत्तरी छोर, भारत का उत्तरी छोर पूछ ले तो क्या है, इंदिरा कोल। भारत का दक्षिणी छोर तो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, या इसको कहते हैं आपके पार्सन पॉइंट, या इसको पार्सन कह दो, या कोई पिग मेलियन, कुछ कुछ किताबों के अंदर इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो ये आपके इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, आपके पिगमेलियन पॉइंट कहाँ है,
ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप है ना आपने, तो ग्रेट निकोबार का ये एकदम निकोबार का लास्ट छोर आपके ये इंदिरा पॉइंट पार्सन, ये तो भारत का दक्षिणी छोर। जब ऐसे पूछ लेना भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणी छोर, तो क्या होगा? कन्याकुमारी। क्योंकि आपने भारत का नक्शा देखा होगा कि अपने नीचे ऐसे जाएंगे ना, तो ये तो यहाँ पर तो कन्याकुमारी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर है ना ऐसे करके यहाँ पर कुछ द्वीप है, ठीक है। तो ये तो भारत की मुख्य भूमि है, लेकिन यहाँ बीच में आपके यहाँ बंगाल की खाड़ी आ जाएगी, यहाँ अरब सागर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मुख्य भूमि से टूट गए, लेकिन ये भी अपना ही क्षेत्र है। तो सीधा पूछ ले भारत का दक्षिणी छोर, तो ये इंदिरा पॉइंट यहाँ पे आएगा आपके बिल्कुल, और मुख्य भूमि तो यही है भारत की, तो यहाँ पर कन्याकुमारी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। और कल हमने बात की थी भारत, ये आपके उत्तरी और दक्षिणी कर लिया, अभी पूर्वी और पश्चिमी छोर कौन सा है वो भी लिख लेते हैं। आपको पूछ ले भारत का पश्चिमी छोर, भारत का पश्चिमी छोर कल बताया था, बताओ। गुहर मोती गांव है एक, आपके कच्छ में पड़ता है ये, कच्छ। और कच्छ में कहाँ है? गुजरात। कच्छ कहाँ है? गुजरात, ठीक है। तो ये भारत का सबसे पश्चिमी छोर है। आपको पूछ ले भारत का पूर्वी छोर, तो वो बताया था आपको, बताओ कौन सा गांव है? बताओ। किबिंथु गांव है। जिला कौन सा है? अंजाब। ये कच्छ भी जिला है। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं है भाई, आंध्र प्रदेश तो दक्षिण में हो गया ना, तो एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ये हमने भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी छोर की बात कर ली, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि भारत का अक्षांश विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांश विस्तार, तो भारत का अक्षांश विस्तार आप बताओ, कल आपको बताया था कितना है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 8 उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश, 8 उत्तरी अक्षांश से 37 उत्तरी अक्षांश। ये तो आपके भारत का अक्षांश विस्तार है। आपको पूछ ले कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। भारत का देशांतर विस्तार, तो वो कितना होगा बताओ दोस्तों। कल बताया था आपको, देशांतर यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर मापेंगे तो आपके देशांतर विस्तार कितना होगा? 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर। अपन ने पूर्वी देशांतर क्यों लिखा है ये तो आपको पता हो गया होगा। पूर्वी क्यों लिखा है अपन ने? क्योंकि भारत ग्लोब के अंदर भारत की स्थिति पूछ ले आपको, बताओ भारत की स्थिति पूछ ले आपको ग्लोब के अंदर, तो आप बताओ कितनी होगी। ये अपना देखो भाई, पृथ्वी बताई थी मैंने आपको, ये अपनी पृथ्वी है। तो भारत इसको 4 भागों में बांटते हैं ना,
तो भारत देखो कौन से, भारत इस क्षेत्र के अंदर आता है, तो ये तो आपके पश्चिमी देशांतर हो जाएंगे ये, और ये पूर्वी देशांतर होंगे। तो भारत से पूर्वी देशांतर आपको ऑप्शन में ऐसे भी दे सकते हैं, ये नंबर चेंज नहीं करेंगे लेकिन आपको दे देंगे पश्चिमी देशांतर। तो आप इन पश्चिमी पूर्वी को देखते नहीं और सीधे ये देख ले तो हाँ ठीक है। अपने को इन बात में विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर पूर्वी है पश्चिमी है, ठीक है। तो ये तो आपके भारत का क्या हो गया, देशांतरीय विस्तार। तो आप देखो कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार लिख लीजिए आप। मैप देना, चलो आपको मैप के हिसाब से बताते हैं, अच्छा समझ में आएगा आपको। यहाँ से ठीक है क्या, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको दिख रहा है तो भारत का देखो मुख्य भूमि पर, सबसे मुख्य भूमि पे आपको मैंने बताया था सबसे दक्षिणी छोर, तो ये देखो यहाँ पर है कन्याकुमारी, लेकिन इधर नीचे अंडमान निकोबार आएंगे तो वो हो जाएगा उत्तरी। यहाँ पे अभी देखो लद्दाख कर दिया ना, तो उत्तरी इंदिरा कोल हो जाएगा, और अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट, पार्सन पिग्मेलियन ग्रेट निकोबार के अंदर। और ये आपके भारत का सबसे पश्चिमी छोर, यहाँ पे देखो ये कच्छ जिला है। सभी जब अपन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो सभी के पास मैप जरूर होना चाहिए, आप मैप से ये सब चीजें देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे सबसे दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा, गुहर मोती, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। देखो सबसे किबिंदु जिले के अंदर कौन सा गांव है, किबिंदु गांव है, और अंजाव जिला है। अब आपको पूछ ले कि भारत का उत्तर से लेके दक्षिण अक्षांश विस्तार तो बता दिया, लेकिन किलोमीटर के अंदर कितना है, तो आपके ये जो भारत है अपना देश, तो भारत का आपसे पूछ ले उत्तर से लेके दक्षिण, ये वाला उत्तर से लेके दक्षिण पूछ ले तो कितना है, 32, 14। और आपको पूछ ले पश्चिम से पूर्व, ये वाला, तो ये कितना है दोस्तों बताओ, 29, 33। क्या है, ऐसे पूछ ले पश्चिम से पूर्व तो 29, 33, और उत्तर से पश्चिम पूछ ले तो आपके 32, 14। तो ये आप बताओ, देखो उत्तर से दक्षिण वाला ज्यादा है और पूर्व से पश्चिम वाला विस्तार कम है। इसका कारण क्या है, क्योंकि भारत का अगर अक्षांश विस्तार देखें और देशांतरी विस्तार देखें तो दोनों में लगभग आपके 30 अक्षांश ही है। तो आप देख लो भले ही, भारत का अक्षांश विस्तार बताओ 8,4 से 37 है, और देशांतरी विस्तार बताओ, देशांतर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 67,7 से 97, 25। देख लो लगभग 8 से 37, 30 का अंतर है, लगभग 68 से 97 लगभग 30 है। तो ये क्या कारण है कि ये उत्तर से दक्षिण वाला तो अपने किलोमीटर ज़्यादा है, लेकिन पूर्व से पश्चिम में थोड़ा कम बढ़ रहा है। तो हमने बात की थी दोस्तों कि अक्षांश रेखाएं ध्रुव की तरफ बढ़ती है ना, ये आपके अक्षांश रेखाएं हैं, जब ये ध्रुव की तरफ बढ़ती है तो इनके बीच की दूरी में कोई कमी नहीं होती है। हाँ, वृत्त थोड़ा छोटा होने लग जाता है और लास्ट में वो एक बिंदु के रूप में बन जाता है, लेकिन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी यहाँ भी 111 होगी और ध्रुव पर भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 दूरी होगी। लेकिन देशांतर के बीच में क्या है, मैंने आपको बताया था, देशांतर के बीच में सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखीय क्षेत्र के पास होती है। जैसे जैसे ये ऊपर ध्रुव की तरफ बढ़ती है तो इनके बीच में दूरी क्या है, कम होने लग जाती है। तो आपने अगर पढ़ा है तो जरूर आपको याद होगा। तो यही कारण है कि भारत का देखो अक्षांश ऐसे ही होता है, अक्षांश ऐसे होगा पश्चिम से पूर्व, और ये देशांतर उत्तर से दक्षिण। तो भारत का इसी कारण है, दो अक्षांशों के बीच में ध्रुव की तरफ बढ़ने पर कोई दूरी में कमी नहीं आती, इसलिए भारत का उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो
32-14 ज्यादा है आपके पश्चिम से पूर्व की अपेक्षा। तो मैप के साथ आप समझिए और आपको अच्छा होगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं भारत का, अपना जो वर्ल्ड है, इस दुनिया में अपने पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग भारत में है। तो भारत 2.4% है। कितना? भारत विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर 2.4% है। तो आप पूछोगे भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो बताओ भाई भारत का क्षेत्रफल बताओ कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। 32,87,263 किलोमीटर। तो भारत का 32,87,263 किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो विश्व के 2.4% है, ठीक है। और पूछ ले कि विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े जिले पूछ ले, जिले क्या सबसे बड़े देश पूछ ले आपको, तो भारत का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 7वां स्थान है। तो भारत है ना, ये आपके जो 32,87,263 है, इतने क्षेत्रफल से भारत से कितने 6 देशों का क्षेत्रफल भारत से ज्यादा है। तो आप बात बताओ कौन कौन से है। तो पहले नंबर तो रूस, कनाडा, तो देखिए सबसे बड़ा है जो क्षेत्रफल के आधार पर रूस है, सेकंड कनाडा, थर्ड चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत से बड़े देश कौन से है? 6 है ये। तो इसकी ट्रिक आप देख लो, ट्रिक से आपको आसानी से याद आ जाएगा। तो ट्रिक क्या है? रुक चीन अब आया भारत, आया भारत। क्या ट्रिक है बोलो, देखे 2 बार। रुक चीन अब आया भारत, मतलब अपन चीन को ललकार रहे हैं कि रुक चीन अब आया भारत। बोलो 2-3 बार, रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत। तो रू से रूस हो गए आपके, क से कनाडा, चीन से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर अपना भारत है। रुक चीन अब आया भारत। तो ये बात अपने को पता चल गई। आपको पूछ ले भाई ग्लोब के अंदर भारत की स्थिति कहां पर है, तो आप बता दोगे? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध भी बंटता है 2 भागों में, ठीक है। तो पश्चिमी पूर्वी, तो पूर्वी में यहां है ना भारत विश्व के नक्शे के अंदर। तो इस बात का ध्यान रखना, भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है।
तो ये बात अपने को ध्यान रखनी थी। अब हम बात करें तो आपको मैंने बताया था कर्क रेखा कौन सी होती है। कर्क रेखा बताओ, 23.5 उत्तरी अक्षांश या देशांतर, 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा होती है। इसके बारे में अपने पिछले बात कर ली थी, लेकिन आपको पूछ ले कि कर्क रेखा है जो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्य। अब 8 राज्य कौन से हैं उनकी भी आपको एक ट्रिक बताते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। राम गुंजा बंग मंत्र कितनी बार गूंजा? 36 बार। राम गुंजा बंग मंत्र कितनी बार? 36 बार। राम गुंजा बंग मंत्र 36 बार। राम गुंजा बंग मंत्र 36 बार। राम गुंजा बंग मंत्र 36 बार। तो ये बार बार बोलना बिल्कुल याद हो जाएगा। तो रा से कौन सा है भाई? रा से राजस्थान से गुजरती है ना कर्क रेखा, 26 किलोमीटर गुजरती है। आपके बांसवाड़ा से माई नदी इसको 2 बार काटती है ना। वो राजस्थान के भूगोल को पढ़ेंगे अपन। तो कौन कौन से भाई? पहले लिख लो राजस्थान, म से राजस्थान के जस्ट पास एमपी, गु से गुजरात, झा से क्या है? झा से झारखंड, बंग से बंगाल हो गया। और आपके म से मिजोरम, आपके त्र से त्रिपुरा, और ये 36 से तो छत्तीसगढ़ है ही अपने, छत्तीसगढ़। तो आपको पूछ ले कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो आप सीधा याद आना चाहिए राम गुंजा बंग मंत्र 36 बार। तो आगे की बात करते हैं अपन। तो दोस्तों अभी लगाओ आप अपने देशांतर। तो देशांतर वाली अपनी रेखा कौन सी है भाई बताओ? 82.5 पूर्वी देशांतर है। पूर्वी और पश्चिमी का समझ गए आप, बता दिया आपको। पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से गुजरती है, बता दिया है आपको पहले भी। और कितने राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है भाई ये? तो ये भी आपको बता दिया था। यूपी एमपी एपी, यूपी एमपी एपी। यहाँ पे भाई ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है, आपके आंध्र प्रदेश है। यूपी एमपी एपी उड़ गए छत्तीसगढ़, तो इसके अंदर ये बात थी, यूपी एमपी एपी उड़ गए छत्तीसगढ़। तो आप देख लो भारत के देशांतर विस्तार भी देखो कितना है भारत का, 67, 7 से 97, 25, 67, 7 से 97, 25। आपको पूछ ले कि अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात, भाई गुजरात वाली ये रेखा गुजरात से गुजरती है। आपको पूछ ले भाई 68.7 वाली देशांतर रेखा किस राज्य से गुजरती है, तो अपना आप अंदाजा आपको पता है यहाँ से ही गुजरेगी, और ये अरुणाचल प्रदेश से। तो इनके बीच में आपको पूछ ले कि यहाँ सूर्योदय पूर्व से होता है, ठीक है, पश्चिम
तो आपको पूछ ले कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय के कितने समय बाद गुजरात में सूर्य उदय होगा, क्योंकि टाइम का पता है ना अपने को, दो देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है, तो इस कारण यहाँ पर सूरज पहले हो आपके उदय होता है और यहाँ पर बाद में, और अरुणाचल प्रदेश से इधर म्यांमार आगे चलते रहेंगे तो वहां पे और जल्दी होगा, क्योंकि पृथ्वी गोल घूमती है तो सूरज के आगे जैसे जैसे चीजें आती है वहां पर सूर्य उदय होता है। तो वो हमने पिछली क्लासों के अंदर अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो देख लो लगभग अंतर कितना है, लगभग की बात करो तो 30 देशांतरों का अंतर है। तो आपको बताया था दो देशांतरों के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है, तो इसको 4 मिनट है ये देशांतर है, तो गुणा करो कितना आएगा, लगभग 120 ये मिनट है, ठीक है। तो लगभग 2 घंटे के बाद, लगभग 2 घंटे के बाद में अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य उदय होगा तो लगभग 2 घंटे बाद में अपने गुजरात के अंदर होगा। और एग्जैक्ट कहीं कहीं ये लिखा है एग्जैक्ट 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड, तो लगभग 2 घंटे होते हैं अपने, और ये भी लिख लेते हैं अपन 1 घंटा 57 मिनट 4 सेकंड, ये भी लगभग 2 घंटे के पास में ही है अपने। तो क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए आपके, कितने राज्यों से गुजरती है ये लिखा दिया, तो आप बताओ अरुणाचल में सूर्य उदय के कितने समय बाद गुजरात में सूर्य उदय होगा। तो चाहे आप वो किसी भी प्रकार से पूछ ले, एमपी से पूछ ले, झारखंड से पूछ ले, असम से पूछ ले, तो अपने को देशांतर का पता होना चाहिए, उनके बीच में कितना अंतर है। तो इनके बीच में कितना अंतर है, 30 का 4 मिनट होते हैं तो 120 मिनट। तो लगभग उत्तर क्या होगा अपना, आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा इसका, लगभग 2 घंटे, लगभग 2 घंटे, लगभग लगा लो यहाँ पे आगे भाई, लगभग 2 घंटे। अगर 2 घंटे ऑप्शन में ना हो तो ये इस हिसाब भाई एकदम एग्जैक्ट ही लगा लो आपने, 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो देशांतर पता होना चाहिए, समय के लिए, दूरी के लिए अक्षांश पता होना चाहिए, ठीक है, दूरी के लिए अक्षांश हमको पता होना चाहिए, और देशांतर के लिए समय पता हो जाएगा अपने आप। इस प्रकार अपन किसी भी जगह का समय निकाल सकते हैं। अपनी जीएमटी से आईएसटी इंडियन वाली रेखा है 82.5, वो कितने समय आगे है, 5.5 घंटे। जो गोलार्ध के आपके पूर्वी साइड है उनका समय आपके जीएमटी से आगे होगा, और इनका पश्चिमी वालों का पीछे होगा, सिंपल सी बात है। भारत की जनसंख्या पूछ ले तो जनसंख्या भाई 2021 वाली तो अभी आंकड़े आए नहीं है अपने पास, तो 2011 में हुई थी जनसंख्या, तो कितनी हुई थी, 121 करोड़, जो लगभग विश्व के कितना था, 17.5, विश्व की जनसंख्या का 17.5% था। तो आप लिख लीजिए 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो विश्व के 17.5% है, जो विश्व की जनसंख्या के 17.5% है। तो ये आप लिख लेना। अभी आप बात करो कि भारत का, ये अपने नक्शा बना लेते हैं, इतना साइड में बढ़ाएंगे तो चलेगा नहीं भाई। तो अपने भारत में आपको पूछ ले कि
सबसे अधिक समुद्री सीमा किसकी लगती है? तो सबसे अधिक समुद्री सीमा भारत में कहाँ लगेगी? आप नक्शे की तरह याद कर लीजिए। भारत में सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा अपने लगती है गुजरात की। राज्यों के अंदर बता रहे हैं पहले, ठीक है, गुजरात की। बाद में अपने इधर कौन सा आएगा भाई, बताओ, भारत का नक्शा याद करो पहले। अरुणाचल, आपके आंध्र प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर तीसरे नंबर पर हो जाएगा तमिलनाडु। तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। और सबसे कम समुद्री सीमा किस राज्य के लगती है ये पूछ ले तो क्या होगा? सबसे कम भाई मुंबई के यहाँ छोटा सा गोवा है अपने, तो गोवा सबसे कम समुद्री सीमा लगने वाला राज्य है, ठीक है। ये तो अपन बात कर रहे थे स्टेट की, और अभी हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक सीमा लगती है, ये पूरा समुद्र के अंदर ही है भाई, अंडमान निकोबार। तो एक ऐसे याद कर लो भाई, सबसे ज्यादा गुजरात, बाद में नक्शे में याद करोगे तो सीधा फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आएगा। यहाँ पे अंडमान निकोबार फर्स्ट आ जाएगा, यहाँ पर भाई लक्षद्वीप है ये सेकंड आ जाएगा, और पुदुचेरी है यहाँ पर तो ये थर्ड आ जाएगा। अभी अपन लिखते हैं। भारत में सर्वाधिक समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य, ये क्या है? राज्य का बता रहे हैं तो आप फर्स्ट लगा लो भाई, सबसे ज्यादा कौन बनाता है? आपके गुजरात। बाद में मैंने बताया गुजरात ऊपर, बाद में सेकंड थर्ड, सेकंड आपके आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, थर्ड क्या हो जाएगा उसके नीचे? तमिलनाडु। ये तो सबसे अधिक वालों की है, सबसे कम पूछ ले, ये सर्वाधिक है तो कम पूछ ले, तो सबसे छोटा अपने गोवा है, सबसे कम क्या है? सबसे कम समुद्री सीमा लगाने वाला राज्य गोवा है। और अभी अपने केंद्र शासित पूछ ले, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जिसकी समुद्री सीमा सर्वाधिक है। तो आपको बताया, एक तो उस साइड, बाद में इस साइड, और बाद में इधर बीच में। तो उस साइड कौन सा है बताओ? सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पर सबसे ज्यादा किसके लगती है समुद्री सीमा केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर? तो आपके अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप। सेकंड आपके इस साइड आ जाओ, कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद में आपको पूछ ले तो पुदुचेरी, और सबसे कम पूछ ले तो आपके कम वाला यहां पर लिखा देता हूं, आप क्वेश्चन बनाओ अपने हिसाब से, जैसे भी लिखो। तो सबसे कम कौन बनाती है भाई? दमन दीव। अभी दमन दीव और दादर नागर को एक ही मिला दिया है तो वो एक ही हो गया। अभी दमन दीव व दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली अभी एक ही हो गई है। तो भारत में सर्वाधिक समुद्र सीमा बनाने वाला राज्य तो ये है, सबसे कम गोवा, सबसे ज्यादा केंद्र शासित वाले ये है, सबसे कम आपके ये है। तो ठीक है दोस्तों, आगे की अपना परिचय भारत का चलता रहेगा। कल हम शुरू करेंगे भारत का भौतिक प्रदेश। तो भारत का भौतिक प्रदेश के अंदर अपन बात करेंगे, तो भारत के भौतिक प्रदेश के अंदर अपन बात करेंगे तो भारत को 5 भागों में बांटेंगे। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश आपके मध्यवर्ती वृहत मैदान में बांटेंगे, बाद में पठारी प्रदेश के बारे में बांटेंगे,
और बाद में कोस्टल एरिया अपने ये जो सीमावर्ती है ये इसमें बांटेंगे, और बाद में लास्ट में बांटेंगे द्वीपों में। तो द्वीपों में भारत में अंडमान, लक्षद्वीप ये द्वीप है। तो अगली क्लास के अंदर विस्तार पूर्वक बात करेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आप अपने चैनल को आगे से आगे बढ़ाते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।